दोस्तों जरा सोचिए, बांग्लादेश में हर एक सांस की एक कीमत होती है। यहाँ का एयर पॉल्यूशन सिर्फ आसमान को धुंधला नहीं करता, ये 17.8 करोड़ लोगों की जिंदगी से पूरे 7 साल छीन लेता है। ये 800 नदियों की धरती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी नदी साफ नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी पुरानी आदिवासी परंपराएं जिंदा है, जैसे कि कुछ समुदायों में महिलाएं एक ही पति को आपस में बांटकर रहती हैं। और ये सब एक ऐसे समाज में होता है जहां करीब 90% आबादी मुस्लिम है और समाज को काफी पारंपरिक माना जाता है। डिजिटली बांग्लादेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ढाका में खड़े होते तो यही सांस आपकी जिंदगी को थोड़ा और छोटा कर देती। ढाका दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है और इससे आगे सिर्फ एक शहर है, अपना नई दिल्ली। यहाँ PM 2.5 का वार्षिक औसत स्तर लगभग 68 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि WHO के अनुसार सुरक्षित सीमा सिर्फ 5 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। मतलब हर दिन यहाँ की हवा सुरक्षित स्तर से लगभग 13 से 14 गुना ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और समय के साथ ये स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार बांग्लादेश का हर एक इंसान ऐसी हवा में जी रहा है जो WHO के मानकों का उल्लंघन करती है। यहाँ हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से समय से पहले मर जाते हैं। ये प्रदूषण एक आम बांग्लादेशी की जिंदगी को 5.5 से 7 साल छोटा कर देता है। सिर्फ सर्दियों में ढाका पर स्मोग इतनी घनी परत बनाकर बैठ जाती है कि विजिबिलिटी कुछ ही फीट तक रह जाती है। पूरा शहर अपने ही बनाए धुएं में गायब हो जाता है। अगर आप यहाँ रहते हैं तो हर एक सांस लेना ऐसा है जैसे आप रोज 25 सिगरेट पी रहे हों। और सर्दियों के महीने में नवंबर से फरवरी तक ये स्तर 300 माइक्रोग्राम से भी ऊपर चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि आम इंसान रोज 40 से 50 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में भर रहा है, चाहे वो तंबाकू को छुए भी ना। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मुख्य कारण गाड़ियां नहीं है, इसकी असल वजह है ईंट भट्टे। यहाँ 7000 से ज्यादा एक्टिव भट्टे हैं जो पूरे शहर के चारों ओर फैले हुए हैं, जो हर साल 27 अरब ईंट बनाते हैं। और इन भट्टों के अंदर पुरुष, महिलाएं और बच्चे दिन रात काम करते हैं। ना कोई मास्क, ना कोई सुरक्षा उपकरण, बस उनके साथ मजबूरी होती है। इन भट्टों से निकलने वाला धुआं हर साल 6000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतों का कारण बनता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 800 नदियां होने के बावजूद भी एक भी नदी पूरी तरह से साफ नहीं है। यहाँ ज्यादातर नदियां काली हैं और कुछ नदियों के ऊपर औद्योगिक झाग तैरता रहता है। यहाँ की नदियों में मछलियां नहीं होती। ये है बुरीगंगा रिवर, ढाका की मुख्य जलधारा। ये नदी सदियों तक इस क्षेत्र की जीवन रेखा रही थी, लेकिन आज हर एक दिन इसमें 4500 टन ठोस कचरा डाला जाता है और 40,000 टन बिना ट्रीट किया हुआ जहरीला तरल औद्योगिक कचरा हर दिन इसमें डाला जाता है। ढाका के हजारीबाग इलाके में सैकड़ों टैनरियां हैं जो हर दिन लगभग 1.25 टन क्रोमियम अलग अलग नदियों में छोड़ती है। क्रोमियम एक खतरनाक कार्सिनोजन है जो त्वचा रोग, सांस की विफलता और कैंसर का कारण बनता है और ये सालों तक पर्यावरण में बना रहता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि मजदूर इसे अपने नंगे हाथों से संभालते हैं। स्टडीज बताती हैं कि 58% टैनरी मजदूर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन बीमारियों से पीड़ित हैं, जो राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं, जो रंग और केमिकल सीधे नदियों में बहा देती हैं। किसी भी दिन ढाका की औद्योगिक नहर का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि आज कौन सी फैक्ट्री क्या रंग छोड़ रही है। आज नीला, कल लाल। लेकिन असली खतरा जो सबसे खतरनाक है वो दिखाई भी नहीं देता। दोस्तों, बांग्लादेश की जमीन के नीचे आर्सेनिक मौजूद है, जो बंगाल बेसिन की भूगर्भीय संरचना में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और जब कुएं खोदे जाते हैं तब ये बाहर निकल कर आता है। बांग्लादेश के 64 में से 62 जिलों का भूजल आर्सेनिक से दूषित है। 3.5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर इससे संपर्क में हैं। आर्सेनिक धीरे धीरे शरीर में जमा होता है, जिससे त्वचा पर घाव, अंगों की विफलता और फिर बाद में यही कैंसर का कारण बनता है। हर साल 24,000 बांग्लादेशी आर्सेनिक से जुड़ी बीमारियों से मर जाते हैं। बता दें दोस्तों, बांग्लादेश में सिर्फ 42.6% पॉपुलेशन के पास सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध है। यहाँ 7 करोड़ लोग किसी भी भरोसेमंद सुरक्षित पानी के स्रोत से वंचित हैं। सरकार फिल्टर किया हुआ पानी बेचती है, लगभग 21 रुपए में 18 लीटर का कंटेनर। लेकिन जो परिवार यहाँ पर दिन का $2 कमाते हैं, उनके लिए ये कीमत बहुत ज्यादा है।
दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाला देश है, जिसका ग्लोबल गारमेंट मार्केट में 7.9% हिस्सा है। इस देश में 5200 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं, जहां 44 लाख लोग काम करते हैं और उनमें से 85% महिलाएं हैं। एक बांग्लादेशी गारमेंट वर्कर की न्यूनतम सैलरी लगभग $113 प्रति महीना है और 30% लोगों को इससे भी कम मिलता है और काम के घंटे 12 से 14 घंटे होते हैं। जहां पर यह काम होता है वो इमारतें अक्सर संरचनात्मक रूप से कमजोर होती हैं और यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली केमिकल डाई बिना किसी सुरक्षा के इस्तेमाल की जाती है। कई मजदूर कुछ ही सालों में सांस की बीमारियों और किडनी डैमेज का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर लोग 50 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला मजदूरों को अक्सर बाथरूम ब्रेक तक नहीं दिया जाता और इसका नतीजा ये होता है कि कई महिलाओं की किडनी फेल हो जाती है, जो किसी केमिकल से नहीं बल्कि सिर्फ टॉयलेट जाने की इजाजत ना मिलने से होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के युवाओं की लव लाइफ कैसी होती है। बांग्लादेश में प्यार शादी से पहले बहुत कम मामलों में होता है। यहाँ ज्यादातर लोगों के लिए प्यार शादी के बाद आने की उम्मीद की जाती है। यहाँ शादी एक पारिवारिक सौदा होती है, जहाँ माता पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ता तय करते हैं। यहाँ शिक्षा, आय और सामाजिक स्थिति को एक बिजनेस डील की तरह तोला जाता है। यहाँ दहेज 1980 से अवैध है, लेकिन आज भी ज्यादातर शादियों में इसकी मांग की जाती है। और यहीं आता है एक चौंकाने वाला सच। बांग्लादेश में एशिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। यहाँ पर बाल विवाह के मामले पहले से थोड़े कम तो हुए हैं, लेकिन समस्या अब भी खत्म नहीं हुई है। साल 1997 में करीब 75% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती थी। 2010 तक यह आंकड़ा घटकर लगभग 60 से 65% रह गया और आज भी यह आंकड़ा करीब 50 से 51% है। मतलब बदलाव तो आया है, लेकिन अब भी काफी लड़कियां कम उम्र में ही शादी कर रही हैं। बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जो 2 दशकों से ज्यादा समय तक सत्ता में रही। यानी देश के शीर्ष पर महिला नेतृत्व, लेकिन समाज के निचले स्तर पर महिलाओं का दमन। खैर दोस्तों, अब हम चलते हैं बांग्लादेश के मयमनसिंह और सिलहट के पहाड़ी इलाकों पर, जहां एक अद्भुत समुदाय रहता है। इस समुदाय को मंडी और गारो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इनकी संख्या लगभग 25,000 है और ये एक ऐसे नियम के अनुसार जीते हैं जो आसपास के मुस्लिम बहुसंख्यक समाज की लगभग हर मान्यताओं को उलट देते हैं, चाहे वो जेंडर हो, संपत्ति हो या विवाह। मंडी समाज में महिलाएं ही घर परिवार की मुखिया होती हैं और संपत्ति पर भी महिलाओं का ही ज्यादा अधिकार होता है। यहाँ संपत्ति माँ से बेटी को मिलती है, पिता से बेटे को नहीं। घर और जमीन महिलाओं के नाम होती है। मंडी परंपरा में शादी का प्रस्ताव महिला रखती हैं, पुरुष नहीं। और कुछ मंडी परिवारों में एक महिला अपने पति को अपनी बहन या करीब महिला रिश्तेदार के साथ साझा कर सकती है। इसे यहाँ पर सोरोरल पॉलिएंड्री कहा जाता है। आज लगभग 90% मंडी लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं और आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि मंडी जनजाति से जुड़ी परंपराएं बांग्लादेश में कई जगहों पर अभी भी निभाई जाती हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में पब्लिकली प्यार जताना, यहाँ तक कि शादीशुदा जोड़ों के बीच भी पब्लिकली प्यार जताना सख्त मना है। सड़क पर हाथ पकड़ना भी एक बड़ा स्कैंडल माना जाता है। अब माना जाता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। खैर दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश के चटगांव के उत्तर में सीताकुंड के समुद्र तट पर खड़े हो जाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ का नजारा किसी दुनिया के अंत जैसा लगेगा। चटगांव दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। दुनिया भर में टूटने वाले बड़े जहाजों में से करीब 40% को यहीं लाकर डिसमेंटल किया जाता है। मतलब कि दुनिया के 40% जहाजों का अंतिम संस्कार यहीं किया जाता है। यहाँ मजदूर हथौड़ों और कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल करके हजारों टन वजनी ढांचों को तोड़ते हैं, वो भी बिना हेलमेट और बिना रेस्पिरेटर के। इन जहाजों के अंदर सीलबंद कंपार्टमेंट्स में एस्बेस्टस, लेड पेंट और जहरीले केमिकल्स होते हैं। 2009 से अब तक इन यार्ड्स में 470 से ज्यादा मजदूर मारे जा चुके हैं, यानी लगभग हर हफ्ते एक मौत। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ढाका की सड़कों के नीचे हजारों लोग गंदे गटर को अपने हाथों से साफ करते हैं। ना कोई उपकरण, ना गैस डिटेक्टर, बस गुप्त अंधेरा। यहाँ जहरीली मीथेन गैस, डूबने का खतरा और घातक संक्रमण होने जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं और इसके बदले उन्हें मिलते हैं दिन के कुछ डॉलर। लेकिन सच ये है, अगर ये लोग काम करना बंद कर दें तो पूरा शहर ठप हो जाएगा। फिर भी इनकी कोई चर्चा नहीं होती।
दोस्तों बांग्लादेश अमेरिका के आयोवा राज्य से भी छोटा है, लेकिन यहाँ लगभग 18 करोड़ लोग रहते हैं, यानी 1220 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों बांग्लादेश गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से बने डेल्टा पर बसा है, जो अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। 800 से ज्यादा नदियां इस सपाट भूमि में फैली हुई हैं, इसलिए इसका सबसे पुराना नाम नदियों की भूमि है। इसके दक्षिण पश्चिम में है सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, जो 10,277 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ लगभग 114 रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। पूरी दुनिया में मैंग्रोव जंगलों में रहने वाले टाइगर सिर्फ यहीं मिलते हैं। यहीं दक्षिण पूर्वी तट पर बसा है कॉक्स बाजार, करीब 120 किलोमीटर तक बिना रुके फैला हुआ दुनिया का सबसे लंबा अनइंटरप्टेड नेचुरल समुद्र तट। हैरानी की बात यह है कि ये ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना ब्राजील में और ना ही किसी कैरेबियन देश में, बल्कि ये है बांग्लादेश में, जहां हर लहर, हर किनारा अपनी एक अलग ही कहानी और सुकून का एहसास कराता है। दोस्तों सूरज उगने से पहले ही बांग्लादेश की नदियां जीवित हो उठती हैं। सैकड़ों लकड़ी की नाव, सब्जियां, मछली और मसालों से भरी हुई कई सारी नाव एक साथ इकट्ठा होती हैं। यहाँ के बच्चे चलना सीखने से पहले तैरना सीखते हैं, खेल के तौर पर नहीं बल्कि जीवित रहने की एक जरूरी स्किल के रूप में। इस तैरती हुई अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है हिल्सा मछली, एक चांदी जैसी चमक वाली मछली। दुनिया की 97% हिल्सा मछली सिर्फ बांग्लादेश से आती है। जब बाढ़ के कारण जमीन 6 महीने तक पानी में डूब जाती है तो बांग्लादेश हार नहीं मानता, वो स्कूलों को नाव पर ले आता है। यहाँ सिधुलाई स्वनिर्भर संस्था एक एनजीओ है जो बांग्लादेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में शिक्षा को जारी रखने के लिए काम करती है। ये 26 फ्लोटिंग स्कूल्स चलाती है, सोलर पावर से चलने वाली नाव, जिनमें क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और इंटरनेट मौजूद होता है, जो हर उस जगह पहुंचती है जहां जमीन पानी के नीचे हो या ऊपर। सिधुलाई स्वनिर्भर संस्था को 2005 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से $1 मिलियन का अनुदान मिला, यानी एक ऐसा फंड जो वापस नहीं देना पड़ता और सामाजिक कामों के लिए दिया जाता है। और 2012 में इसे वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया, जो शिक्षा में नवाचार यानी इनोवेशन के लिए दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। बांग्लादेश ने फ्लोटिंग गार्डन्स भी विकसित किए हैं, यानी पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म, जो जलकुंभी और कंपोस्ट से बनाए जाते हैं, जहां फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। बंगाली खाना दक्षिण एशिया की सबसे समृद्ध पाक परंपराओं में से एक है, लेकिन पश्चिम दुनिया में बांग्लादेश को बाढ़ और फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है, खाने के लिए नहीं। जब भी खाने की बात होती है तो हर बंगाली भोजन की नींव है चावल और मछली, जो सरसों के तेल, हरी मिर्च और मसालों के साथ पकाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश की सड़कें सिर्फ भीड़ और रंगों से नहीं बल्कि अपने अनोखे स्ट्रीट फूड कल्चर से जानी जाती है, जहां पुचका यानी गोलगप्पे में मसालेदार चना और इमली का पानी डालकर पिलाया जाता है। वहीं पीठा जैसे मीठे चावल से बनाई जाने वाली ये खास स्वीट डिश यहाँ के त्योहारों की एक खास पहचान है। और यहाँ सस्ती और स्वादिष्ट बिरयानी लगभग हर गली में उपलब्ध होती है। यहाँ लोग हर दिन बड़ी मात्रा में चाय का सेवन करते हैं, जिसमें खास तंदूरी चाय मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी जाती है, जो गर्मी में हल्की मिट्टी की खुशबू छोड़ देती है और फिर मिट्टी में ही मिल जाती है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि कई जगह स्ट्रीट फूड खुले माहौल में परोसा जाता है, जहां स्वच्छता की चुनौतियां दिखाई देती हैं। बर्तन कभी कभी खुले पानी में धोए जाते हैं और मौसम की गर्मी में खाना लंबे समय तक बाहर रखा जाता है। ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की कमी के कारण कुछ समुदाय परंपरागत रूप से टिड्डे या कीड़े जैसे स्रोतों से प्रोटीन लेते हैं और कहीं कहीं पर बकरे का कच्चा लीवर या ताजा खून भी ताकत के विश्वास के साथ उपयोग किया जाता है। ये परंपराएं किसी शौक से नहीं बल्कि आर्थिक मजदूरी और सीमित संसाधनों की देन है, जो इस देश की जिंदगी के जटिल और वास्तविक पहलुओं को सामने लाती है। तो अब आप बताइए, क्या आप बांग्लादेश में स्ट्रीट फूड खाएंगे? दोस्तों बांग्लादेश में लगभग 8 लाख ऐसे पुरुष हैं जिनका काम रिक्शा चलाने से भी ज्यादा खतरनाक है। इन्हें कहा जाता है मैनुअल स्कैवेंजर। ये लोग शहर के सीवर में उतरते हैं और उसे अपने हाथों से साफ करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर जो होते हैं वो सेप्टिक टैंक और ड्रेनेज लाइनों में उतरते हैं, वो भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, ना मास्क, ना दस्ताने और ना कोई हार्नेस। वो पूरे अंधेरे में मानव मल के बीच में काम करते हैं। इन गड्ढों में मौजूद मीथेन गैस हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले लेती है। इनकी कमाई लगभग $4 प्रतिदिन होती है
और अब एक ऐसा सच जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। दोस्तों, बांग्लादेश में 91% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन इसके विपरीत लगभग 98% सफाई कर्मचारी दलित हिंदू समुदाय से आते हैं। एक ऐसा समुदाय जिसे कभी अछूत कहा जाता था, जिसे कानून ने तो खत्म कर दिया था, लेकिन समाज ने कभी पूरी तरह नहीं छोड़ा। दक्षिण एशिया का सबसे धार्मिक मुस्लिम देश अपने सीवर सिस्टम को एक हिंदू जाति के सहारे चलाता है। बता दें, स्कैवेंजर के बेटे अपने पिता का ही काम विरासत में पाते हैं। अब जरा इस नजारे को देखिए। यह है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ रश अपने चरम पर है। ऑटो रिक्शा, बसें, मोटरसाइकिल और पैदल लोग हर लेन को भर देते हैं। ढाका का ट्रैफिक दुनिया के किसी भी बड़े शहर से बदतर माना जाता है। पुरानी बसें उन सड़कों पर चलती है जो आज की आबादी के हिसाब से बनी ही नहीं थी, और लोग उन बसों की छतों पर बैठते हैं। यहाँ पर ट्रेनों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। रश ओवर में ट्रेनों का हर बाहरी हिस्सा लोगों से भरा होता है, और इन सब के बीच एक ऐसा नजारा है जो समझ से परे है, और वो है रिक्शे। ढाका दुनिया का रिक्शा राजधानी है। यहाँ 4 लाख से 6 लाख तक रिक्शे हैं, जिन्हें 22 लाख पुरुष 42 डिग्री सेल्सियस और धुएं भरी हवा में चलाते हैं। दोस्तों, ढाका की ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि लोग छतों पर बैठने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ ही लोग दरवाजों से लटकते हैं, खिड़कियों से चिपकते हैं, और जहां उन्हें जगह मिलती है वो अपने लिए वहां जगह बना लेते हैं। इस वजह से हर साल लगभग 200 लोग ढाका की ट्रेनों में गिरकर मर जाते हैं। ढाका की ट्रेनों में ये सफर इतना ज्यादा किया जाता है कि यहाँ पर इसे एक नाम भी दिया हुआ है, जिसे कहा जाता है हैंगिंग राइड। दोस्तों, जब बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद आजाद हुआ तो उसमें लाखों लोग मारे गए, जिसके बाद दुनिया ने इसे बहुत कठोर नजर से देखा। उस समय यहाँ पर भुखमरी, बाढ़ और गरीबी मानो हमेशा रहने वाली चीजें लगती थी। लेकिन आज 54 सालों के बाद बांग्लादेश एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2009 से 2020 के बीच बांग्लादेश ने लगातार 6% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ बनाए रखी। नवंबर 2026 में बांग्लादेश आधिकारिक रूप से यूनाइटेड नेशंस के लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कैटेगरी से निकलकर डेवलपिंग नेशन बनने की ओर अग्रसर है। तभी तो अर्थशास्त्री इसे एशियन टाइगर कहते हैं। दोस्तों, आजादी के समय बांग्लादेश की साक्षरता दर 17.6% थी। आज ये 74.66% है। बाल विवाह 1997 में 75% था, जो 2026 में घटकर 45 से 50% रह गया है। यहाँ के फ्लोटिंग स्कूल 1,60,000 लोगों को शिक्षा देते हैं। अगर ये ना होते तो 1,60,000 बच्चे महीनों भर पढ़ाई से वंचित रहते। दोस्तों, बांग्लादेश को भारत की तरह अमेरिका, इजराइल या रूस की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसे जन्म के समय बास्केट केस कहा गया। वही देश आज एशिया की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक बन चुका है। इसलिए नहीं कि इसकी समस्या खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि इसके लोगों ने खुद को उनसे परिभाषित होने दिया, और वो तेजी से विकास और तरक्की कर रहे हैं, जो कि बांग्लादेश में नजर भी आता है। सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि इसके ऑफिशियल स्टैटिक्स में भी। और बता दे दोस्तों, इस वीडियो का हर एक आंकड़ा वेरीफाइड है, जो कि इस वीडियो की सबसे खास बात है। दोस्तों, बांग्लादेश में गाय के गोबर को ग्रामीण इलाकों में लगभग 60% लोग सुखाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये मुफ्त है, नवीकरणीय है, और यही इस देश की असली ताकत भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतनी भीड़, इतनी गरीबी और इतनी गंदगी के बावजूद भी बांग्लादेश रुक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ के लोग हालातों के सामने झुक नहीं रहे, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं। जहाँ एक तरफ सड़कों पर धुआं है, वहीं दूसरी तरफ गाँव में महिलाएं छोटे छोटे बिजनेस चला रही हैं। कोई सिलाई कर रही हैं, कोई खेती, तो कोई मोबाइल बैंकिंग के जरिए पैसा कमा रही हैं। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया के उन देशों में से एक है जहां माइक्रो फाइनेंस ने गरीब लोगों को खड़ा होने का मौका दिया। छोटे छोटे लोन देकर लोगों ने अपनी जिंदगी खुद बदलना शुरू कर दी। बता दें, यहाँ पर आम की अलग अलग वेराइटीज की खेती होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आम की खेती बांग्लादेश में ही होती है, और यहाँ पर आम की देसी विदेशी हर तरह की प्रजातियां उगाई जा रही हैं, जो शायद आपको किसी और देश में नहीं मिलेंगी। यहाँ आपको अमेरिका से लेकर चीन तक हर प्रजाति के आम मिल जाएंगे। यहाँ की नर्सरीज में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जो महिलाएं कभी घर तक सीमित थी, वो महिलाएं आज नर्सरीज, फैक्ट्रीज और ऑफिस तक काम कर रही हैं। यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था को असली गति मिल रही है। यहाँ के लोग इंतजार नहीं करते कि कोई आए और उनकी मदद करे। ये खुद अपने हालात बदलते हैं, और वो बदल भी रहे हैं। जहाँ हर साल बाढ़ आती है, वही लोग तैरते खेत बना लेते हैं। जहाँ स्कूल डूब जाते हैं, वही क्लासरूम नाव पर चलने लगते हैं।
यानी यहाँ समस्या आती है तो उसके साथ समाधान भी जन्म लेता है और उन समाधानों को यहाँ के लोग खुद ही जन्म देते हैं। दोस्तों अब आप ही सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं, जहाँ पानी भी जहर बन चुका है, जहाँ जिंदगी हर दिन एक संघर्ष है, वहीं लोग हार नहीं मान रहे। तो असली सवाल ये है, क्या मुश्किलें हमें रोकती हैं या हम खुद रुक जाते हैं? अपनी राय जरूर बताएं और बांग्लादेश के बारे में आपकी क्या सोच है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्टॉइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें।